जब हम विकास और तरक्की की बात करते हैं, नितिन गडकरी जी का नाम सबसे आगे इसलिए आता है क्योंकि न सिर्फ ये हाईवे मैन के तौर पर चर्चित हैं, बल्कि इनके मंत्रालय का परफॉर्मेंस अगर आप लेकर चलें तो अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन काफी कुछ होता दिखाई दे रहा है। बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नितिन गडकरी जी। स्वागत है नितिन जी आपका। जो आपकी योजनाएं हैं, आपका टारगेट पहले था कि 5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स, रोड के प्रोजेक्ट्स आप सैंक्शन करेंगे और कंप्लीट कर देंगे 2019 तक। उसे बढ़ाकर आपने 7 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स के तौर पर कर दिया। तकरीबन 1.5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स आप सैंक्शन कर चुके हैं, काम चल रहा है। 30 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से आप हाईवेज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इतनी बड़ी तब्दीली 18 महीने में कैसे किया आपने? हमारी सरकार जब आई तो 384 प्रोजेक्ट्स जिसकी कीमत करीब 3,80,000 करोड़ से ज्यादा थी, ये प्रोजेक्ट पूरी तरह स्टक अप हुए थे, बंद पड़े थे। ऐसे बहुत ही कठिन स्थिति में हमारी सरकार आई जी। पर मुझे विश्वास इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार आने के बाद हमने प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट अध्ययन किया, कहीं कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, अधिकारी को बुलाया और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया। राज्य सरकार जो प्रॉब्लम थे, राज्य सरकार के मुख्यमंत्रियों से मैंने अपील की, चीफ सेक्रेटरी से अपील की और बार बार बैंकों से बात की। एक एक प्रोजेक्ट की मीटिंगें मेरे यहां होती थी, कभी कभी 12-12 बजे तक हम लोग बैठे रहे जी। और परिणाम ये हुआ कि करीब 3,40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट अब लगभग हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए। आज ही सेक्रेटरी मेरे घर पर आए थे, हम 2 घंटा बैठे थे। अब 19 प्रोजेक्ट है, 19 में से 5 एक प्रोजेक्ट पर शायद मार निकल जाएगा। आप इतना सब कुछ कर रहे हैं और जो कर रहे हैं उसकी पारदर्शिता पर कम से कम अभी ज्यादातर सवाल नहीं उठते, लेकिन कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह आपकी नैतिकता पर सवाल उठा रहे थे जो जिला पास के आपके टेंडर पर। उनका कहना था कि सीधे तौर पर आप अपने बेटे को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। पहली बात तो उनको गलत बोलने की आदत है, और अगर मेरा बेटा है तो फिर अभी तक क्यों मीडिया चुप बैठी है, और मैंने तो किसी को कहा नहीं। पहली बात ऐसी है जी, ये बहुत कठिन ही प्रोजेक्ट है। ये जो टनल बनानी है वहां केवल साल में 4 महीने ही काम हो सकता है जी। हाइट बहुत ऊपर है, ये लद्दाख और लेह को जोड़ने वाली कश्मीर की टनल है, बर्फ गिरता है जी। जब जोशी जी मंत्री थे तभी इसके प्री क्वालिफिकेशन और टेक्निकल नॉर्म निश्चित हुए और इसका 2 बार टेंडर निकला। एक बार टेंडर निकला, एक ही पार्टी आई जी। फिर दूसरे बार निकला, एक ही पार्टी आई, तब मैंने वो भी रिजेक्ट किया और तीसरे बार टेंडर निकला जी। और तीसरे बार टेंडर निकलने के बाद एक ही पार्टी आई। जो सीवीसी की गाइडलाइंस है उसके अनुसार जब 2 बार टेंडर होता है जी, तो तीसरे बार आपको इसको आप दे सकते हो। उसी गाइडलाइन का उपयोग करके हमने निर्णय किया। जो कॉस्ट है वो भी एस्टिमेट कॉस्ट से कम कोट किया गया जी। तो कोई ज्यादा करके ये भी नहीं हुआ। रही जो दिग्विजय सिंह बात करते ना, उस कंपनी में मेरा बेटा डायरेक्टर, ना मेरा कोई संबंध है, ना मेरा कोई लेना है, ना कोई देना है। गडकरी साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि देश में बहुत बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। पिछले 18 महीने में बहुत चीजें बदली हैं, बहुत चीजों में सुधार की बहुत गुंजाइश भी है, लेकिन जो प्रदर्शन आपके मंत्रालय से देखने को मिलता है उस तरह का प्रदर्शन कई और मंत्रालय से देखने को नहीं मिल पा रहा। क्या आप इसको व्यक्ति विशेष की क्षमता कहेंगे, या यूं कहेंगे कि शायद कुछ एक मंत्रालय में जो लोग बैठे हैं शायद उनकी मंशा सही हो लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं है? देखिए, पहली बात तो ऐसे है कि हमारा मंत्रालय ऐसा है कि वहां किया हुआ काम एकदम विजिबल है, दिखता है। अगर रोड बनना शुरू हो गया तो दिखता है। जैसे दिल्ली देहरादून रास्ता है, बंद पड़ा था, कॉन्ट्रैक्टर भी भाग गया था, अड़चने थी, अब पूरा जोर से काम शुरू, तो दिखता है। दिल्ली जयपुर यही हालत थी, शुरू हो गया, दिखता है। नए कामों की शुरुआत फिर भी दिखती है। तो स्वाभाविक रूप से दिखने के कारण शायद लोगों को लगता है कि हमारा डिपार्टमेंट बहुत काम कर रहा है, पर बाकी भी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, बाकी भी मंत्री काम कर रहे हैं, पर उनकी कामों को विजिबल रूप से दिखाना, शायद वो अंदर में काम करते तो दिखा नहीं होगा। तो 58 साल कांग्रेस को मिले, हमें तो बीजेपी की सरकार को अब तो 2 साल भी पूरे होने के लिए टाइम है। तो जो 68 साल में वो नहीं कर पाए वो 2 साल में हम कर पाएंगे ऐसी अपेक्षा रखते होंगे तो वो भी गलत है। पर एक बात जरूर है कि जो सरकार जिस दिशा से जा रही है वो पॉजिटिव वे से जा रही है, लोगों को फल मिल रहे, नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, नई पॉलिसी बनाई जा रही है, परिणाम निकल रहे हैं और नए नए बातों पर लोग एक्टिव बनते जा रहे हैं और परफॉर्म होते जा रहा है। पर कभी कभी वर्ल्ड की भी परिस्थिति का परिणाम होता है। अब चाइना में जिस प्रकार से एकदम उन्होंने अपनी इकोनॉमी, जिस प्रकार से उनकी भी बहुत प्रॉब्लम में आई, उसके कारण वर्ल्ड स्टॉक एक्सचेंज में प्रॉब्लम्स आए, तो दुनिया की आर्थिक परिस्थिति का भी परिणाम देश में आपको तो लाभ बहुत मिला गडकरी जी। आपकी सरकार दरअसल जब से सत्ता में आई है तब से देखिए तेल की कीमतें एकदम जमीन पर हैं।
बहुत बड़ा फायदा उस हिसाब से आज सरकार को होता दिख रहा है, जहां पर फॉरेन एक्सचेंज को लेकर दिक्कत नहीं है। और भी कई ऐसी फायदे हैं। एक बात आपकी सही है कि तेल की कीमतों पर फायदा हो रहा है जी, पर वैसे दूसरी बात देखो कि चाइना में लोहे की कीमत जो है बेचने की, वो हिंदुस्तान के प्रोडक्शन कॉस्ट से भी कम है जी। तो स्टील इंडस्ट्री प्रॉब्लम में है। ब्राजील में वर्ल्ड में शुगर सरप्लस हो गई जी, तो वहां तो 16 रुपए किलो भाव, जबकि हमारा लागत मूल्य है कि 28-29 रुपए किलो अगर नहीं मिलता है तो शुगर फैक्ट्री वायबल नहीं है जी। तो एक तरफ पेट्रोल और गैस में फायदा हुआ है पर दूसरी ओर स्टील इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है, शुगर इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है, किसानों के लिए प्रॉब्लम खड़े हुए हैं। गडकरी जी, अब जरा पार्टी संबंधित कुछ सवाल भी आपके सामने रखना चाहूंगा। अमित शाह जी को एक नया टर्म मिल चुका है पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर। बहुत सारी चुनौतियां आज पार्टी के सामने खड़ी हैं, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती है कि चुनावों पर कैसे महारत हासिल की जाए। एक जो मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर अमित शाह जी थे, बिहार के चुनाव के बाद और उसके पहले दिल्ली, इन दो चुनावों से पार्टी में एक थोड़ी सी खलबलाहट सी आई और खास करके जो मार्गदर्शक मंडल है उसने अपनी चिंताओं को मुखर तरीके से सामने रखा। ऐसा क्यों हुआ कि आप जैसे नेताओं को सामने आकर कहना पड़ा कि आप अपना काम कीजिए, हम जानते हैं पार्टी को कैसे चलाना पड़ता है? क्या पार्टी में आज दो तरह की सोच है? देखिए, पहली बात तो ऐसी है, कोई भी हार और कोई भी जीत अंतिम नहीं होती। कितना भी अच्छा हीरो होगा तो भी उसकी लाइन से सभी फिल्में गोल्डन जुबली नहीं बनाती। देखिए, राजनीति में कभी कभी बहुत इफ्स एंड बट्स होते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अमित शाह जी ने ये बात सही है कि हरियाणा में जीते, महाराष्ट्र में जीते, झारखंड में जीते जी। उनके नेतृत्व में पार्टी को अच्छी सफलता मिली है। पर एक बात आप कभी भी ध्यान में रखिए, ये पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। ये कभी अटल जी की पार्टी नहीं बनी, कभी अडवाणी जी की पार्टी नहीं बनी, कभी नितिन गडकरी की पार्टी नहीं बनी, ये कभी नरेंद्र मोदी जी की भी पार्टी नहीं बनेगी। जो सबसे कद्दावार नेता होता है, जनप्रिय नेता होता है, जननेता होता है, उसको नेतृत्व मिलता है जी। पर इसके साथ साथ ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कोई पार्टियां भले वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम ले, विचारों का नाम ले, पर वो परिवारवादी पार्टी बनी जी। कोई माँ बेटों की पार्टी, कोई पिता पुत्र की पार्टी है, कोई परिवार की पार्टी है, तो कोई वन मैन पार्टी है जो उनके सिवा कुछ नहीं। ये पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है। अटल जी और अडवाणी जी ने इस पार्टी को कभी, उसके लोकतांत्रिक स्वरूप को उन्होंने कभी समाप्त नहीं किया। वो अगर हमको कुछ कहते हैं, कुछ सुझाव देते हैं, कुछ बदलने के लिए कहते हैं, तो उसके पर पूरी पार्टी गंभीरता से विचार करेगी और हम सब लोग मिलकर पूरी तरह से यूनाइटेड होकर आने वाले चुनाव कठिन है। बंगाल में हम नहीं के बराबर। मैं यही सब, अगला सवाल मेरा यही था कि आपके लिए अगला साल, या यूं कहें कि 2016 से 17 बहुत आसान रास्ता नहीं है। आप असम की बात करें, बंगाल की बात करें, केरल की बात करें, तमिलनाडु, पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश, ये तमाम राज्य आपके लिए बड़े मुश्किल हैं। देखिए, ये जितने 6 राज्यों का आपने उल्लेख किया जी, उसमें केवल उत्तर प्रदेश में हम सत्ता में कभी एक बार आए हैं जी। आसाम हो, तमिलनाडु हो, हाँ, अगर देखा जाए तो आपका बहुत बड़ा केरल नहीं है, पांडिचेरी हो जी, या तो हम लोग नहीं के बराबर है। बिल्कुल। पर मैं आपको एक बात बताता हूं, हमारा जहां बिल्कुल प्रेजेंस नहीं है जी, वहां हमारी पार्टी अब ताकत से बढ़ रही है। मैं भी मालदा गया था बंगाल में जी, बहुत विशाल सभा हुई और लोगों के मन में अपेक्षा है और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारी पार्टी ये इन सब राज्यों में सत्ता में आएगी, ऐसा तो दावा मैं नहीं करता हूं क्योंकि ये पहले कठिन काम है जी। पर निश्चित रूप से हमारी पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगी। ममता बनर्जी से अभी मेरी बात हो रही थी, उनका मालदा एपिसोड के बाद और खास करके जब आपकी यात्रा वहां पर थी, आप वहां रैली करना चाहते थे, आपको अनुमति नहीं दी गई, मैंने उनसे ये जिक्र किया था, अनौपचारिक बातचीत थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे माहौल को एनकैश करना चाहती है। क्या ये आरोप आपको सही लगता है? देखिए, राजनीतिक पार्टियां हर माहौल में काम करती है। कुछ बातें तो ऐसे तो हम कोई किसी को माहौल को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जी, पर हमारी विचारधारा के आधार पर जो हमारे सपोर्टर्स हैं उनके साथ अगर अन्याय होगा, अत्याचार होगा, कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ेगी और कुछ गुंडाराज आएगा, फेक करेंसी करने वाले लोग एग्रेसिव बन जाएंगे, अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल एग्रेसिव हो जाएगा, कानून और व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जाएगी, आम आदमी को जीना मुश्किल हो जाएगा, तो क्या उस समय उन लोगों का आवाज उठाना, ये क्या स्थिति का गलत हमने किया ऐसा होगा? पुलिस स्टेशन में घुसकर जी, क्रिमिनल रिकॉर्ड को जला देना और पुलिस स्टेशन के पुलिस वालों की पिटाई करना, क्या ये राज्य के लिए अच्छा है?
क्या अगर वहां पुलिस की अगर पिटाई होती तो क्या आम जनता सुरक्षित है? ममता बहन का कहना है कि ये दरअसल लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, आप लोग इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसे हिंदू मुसलमान बना रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ऐसी है, हमारा देश बहुत कठिन स्थिति से गुजर रहा है। हम कहीं हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहते। सबका साथ सबका विकास, जात पंथ धर्म भाषा और सेक्स, इसके आधार पर डिस्क्रिमिनेट करने वाली कोई भी थ्योरी को हम लोग मानते हैं न स्वीकारते हैं जी। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात पंथ धर्म और भाषा से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। तो पहली बात, हम हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहते, पर एक बात जरूर है कि क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, अंडरवर्ल्ड वाला अंडरवर्ल्ड वाला होता है, उसको जात पंथ धर्म और भाषा नहीं होती। कल ऐसे निर्णय नहीं होंगे कि ये फलाना मुसलमान है इसने मर्डर किया इसलिए इसको माफ कर दो, फलाना इस जात का इसलिए उसको छोड़ दो, ऐसा नहीं होता। कानून सबके लिए समान होता है। दुर्भाग्यवश कुछ लोग और कुछ पार्टियां ऐसे हैं जी कि जो जाति के आधार पर धर्म के आधार पर वोट बैंक की राजनीति करते हैं, यानी आतंकवादियों का भी तुष्टीकरण करते हैं। तो हम लोग मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस ने मुसलमानों को 56-57 साल में दिया क्या है? चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर, इसके सिवा कुछ नहीं दिया। हमने 18 करोड़ भारतीयों के अकाउंट खोले जनधन योजना में। मुझे बताइए, क्या हमने हिंदुओं के अकाउंट खोले? क्या उसमें मुसलमान नहीं है? पहली बार ये अकाउंट खुल गए। अब बैंक उनको डेबिट कार्ड दे रहा है जी। पहले लोन दे रहा है। क्या ये उसमें हमने कभी जाति के आधार पर कोई बैंक को सूचना दी कि हिंदुओं को कर्जा दो, मुसलमानों को मत दो? हमने जो रोड बना रहे, जहां बंगाल में हो हम नहीं जीत के आए जी, एक ही हमारा एमपी है, फिर भी वहां भी हमने 40,000 करोड़ दे रहे, नया पोर्ट बना रहे। केरल में हमारी सरकार नहीं आई, कांग्रेस की सरकार है, हम नहीं के बराबर है, वहां उनके जो भी प्रश्न समस्याएं थे हमने सुलझाई। तमिलनाडु के लिए हमारी यही भूमिका है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए यही भूमिका है। देखो, पहली बात तो ऐसी है कि हमारी पार्टी के बारे में, हमारे नेताओं के बारे में इमेज वर्सेस रियलिटी, ये हमारी प्रॉब्लम है। शायद ये भी मैं बात मानता हूं कि हम लोग ऐसे नहीं है, फिर भी उस बात को प्रभावी रूप से रखने में शायद हमारे बीच में कुछ कमियां आती होगी। हम राष्ट्रवादी हैं और जो राष्ट्रवाद विरोधी ताकतें हैं, जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं, जो देश में घुसपैठी करके जो लोग आते हैं उनके सपोर्ट में इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि वो लोग उनको वोट देते हैं जी। तो देश के हित में ऐसे विषयों पर हमने एक अच्छी भूमिका देश के हित में ली है। कुछ लोग इसकी भूमिका का गलत तरीके से प्रचार करके हम मुसलमानों के विरोध में इस प्रकार का प्रचार करते हैं। और सही बात यह है कि हम राष्ट्रवादी हैं, हम आतंकवादियों का विरोध करते हैं, मुसलमानों का विरोध नहीं करते। और हर मुसलमान आतंकवादी है ऐसा भी नहीं है। अब जहां मुझे बताइए कि बांग्लादेश से आए हुए लोग जी, वो माल्डा में फेक करेंसी का काम करे, देश के सार्वभौमित्व को एक प्रकार से आह्वान है जी। अब फेक करेंसी को अलाउ रखना चाहिए कि वोट बैंक मिल रही करके वहां आके पुलिस स्टेशन को लूट रहे। और मुझे बताइए, पुलिस स्टेशन को केवल वो क्रिमिनल रिकॉर्ड कैसे जलाया जाता है? और उन क्रिमिनल के सपोर्ट में जी, अगर राज्य की सरकार अगर वोट बैंक पॉलिटिक्स के दबाव में आकर अगर सपोर्ट करती है तो वोट बैंक की राजनीति कौन कर रहे हैं? अभी एक नया मुद्दा बड़ा होता चला जा रहा है, राम मंदिर का मुद्दा। सुब्रमण्यम स्वामी ने इसे लेकर दिल्ली में गोष्ठी करने की कोशिश की। उसके पहले 2 केंद्रीय राज्य मंत्रियों ने अपनी बयान दिए राम मंदिर के ऊपर। और उत्तर प्रदेश के तमाम सांसद जो बीजेपी से संबंधित हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि इस साल के अंत तक, यानी कि 2016 के अंत तक राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि ये बेवजह का विवाद है? सरकार में कार्यरत लोगों को राम मंदिर के निर्माण के मुद्दे पर अभी चर्चा करने की आवश्यकता है क्या? देखो, पहली बात तो ऐसी है कि ये पूरा विषय सब जुडिशियल और सुप्रीम कोर्ट में है जी। इसके 3 ही मार्ग हैं कि पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी से कोई निर्णय हो। दूसरा मार्ग ये है कि जो दोनों पार्टियां वो साथ में आकर मिलकर कोई सोल्यूशन निकालें जी। और तीसरा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के द्वारा हो। अब सुप्रीम कोर्ट निर्णय कब देगा ये तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। शायद जो लोग कह रहे हैं उनका कहने का सार शायद ये हो सकता है कि कोर्ट में केस चल रही है, शायद सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय करेगा और उनको ऐसा लगता है कि निर्णय करेगा तो हमको न्याय मिलेगा जी। मुझे लगता है कि प्रश्न राम मंदिर का जो है उसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर सब जुडिस है और इसलिए उस पर ज्यादा टिप्पणी न करते हुए न्यायालय इसके बारे में जो भी कुछ निर्णय, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय है जिसके ऊपर अपील हुआ है, उस पर निर्णय करें और वही ज्यादा देश के हित में होगा। आप पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। 2010 से लेकर कई बार आपने इस मुद्दे पर अपनी राय बड़ी बेबाकी से सामने रखा।
आपने कभी इस बात से इनकार नहीं किया कि राम मंदिर के निर्माण में कोई अवरोध होना चाहिए। आपने हमेशा कोर्ट के फैसले की बात की। इसके बावजूद ऐसे बहुत सारे नेता हैं बीजेपी में आज राम मंदिर को एक नया मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मशवरा देंगे आप एक वरिष्ठ नेता के तौर पर जो अपने साथियों से कहे कि भाई आगे का रास्ता क्या? नितिन गडकरी खुद क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो प्रभु रामचंद्र हमारे अस्मिता के, हमारी श्रद्धा के प्रतीक है और इस देश में जहां प्रभु रामचंद्र का जन्म हुआ वही उनका मंदिर बनना चाहिए, ये अपेक्षा रखना भी कोई गलत नहीं है जी। और हमारी पार्टी इस बात को स्वीकार करती है। पर उसके बाद में जो जो परिस्थितियां उसको देखते हुए, इस देश में संविधान है, कानून है और अब मैटर सब जुडिस है, तो मुझे लगता है कि हमने संयम से काम करना चाहिए। एक बात। दूसरी एक बात जरूर है कि हमारी पार्टी ने अनेक दिनों तक विरोधी पार्टी के रूप में काम किया है, अपोजिशन पार्टी के रूप में काम किया है, तो रूलिंग पार्टी के टेम्परामेंट में आने के लिए थोड़ा समय लगता है जी। मैं हूं, राजनाथ जी हो, अमित शाह हो जी, हम सभी नेता बार बार हमारे पार्टी के नेताओं को ये कहते हैं कि मीडिया हमारे प्रति बड़ी जागरूक है और कुछ मीडिया तो उन्होंने तय किया है कि हमको बराबर गलत कोट करें, तो उनके ट्रैप में हम क्यों फंसे। और इसलिए हमारे किसी भी नेता ने इस समय बोलते समय, भाषण करते समय जी। इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जिसके कारण हमारी सरकार को या हमारे पार्टी को कोई अड़चन ना हो। और इसलिए कभी कभी कुछ बयान ऐसे आते हैं। पर मैं आपको और एक बात बताता हूं, ऐसे कोई मीडिया में हमारे मित्र है, कोई राह देखते हैं कि कब कोई बोलता है और कब दिन भर चर्चा चालू होती है। मैं वो पार्लियामेंट के गेट से जब प्रवेश करता था जी, तो मैं मजाक में उनको पूछता था कोई ग्राहक मिला नहीं मिला। तो कभी कभी क्या होता है कि देखिए जी, लोकतंत्र में मीडिया भी इंपॉर्टेंट है जी, जुडिशियरी भी इंपॉर्टेंट है, लेजिस्लेटिव भी इंपॉर्टेंट है और ब्यूरोक्रेसी भी इंपॉर्टेंट है। ये चार स्तंभों पर लोकतंत्र खड़ा है। पर मुझे क्या लगता है कि सबको अपने अधिकारों के बारे में भी जैसी चिंता है जी, वैसे अपने जिम्मेदारी की भूमिका सभी ने निभानी चाहिए। ये देश एक रहना चाहिए। इस देश में जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए। जी। ये केवल राजनीतिक पार्टी और सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। तो लोकतंत्र जिन चार ताकतों पर खड़ा है, इन सब लोगों ने मिलकर पॉजिटिव अप्रोच में ऐसी कोई बात नहीं होने देनी चाहिए जिसके कारण मनमुटाव पैदा होगा। हम आज प्रजासत्ताक दिन मना रहे जी। हम सब एक मिलकर इस देश को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। बिल्कुल। और सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान का निर्माण करेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। प्रधानमंत्री कह रहे ई गवर्नेंस, एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल इंडिया, इनोवेशन, अब ये रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट। मुझे बताइए ये सब बातें हिंदुस्तान को भविष्य की ओर ले जाने वाली है। यही सवाल मैं कई वरिष्ठ नेताओं से पूछ चुका हूं बीजेपी के, और मैं आज आपके सामने बड़ी बेबाकी से रखना चाहता हूं। जिस एजेंडे के साथ मोदी सरकार ने अपना कार्य संभाला और जिस तरीके से आप लोग आगे बढ़े, क्या आपको लगता है कि वो विकास का एजेंडा जो लेकर आप लगातार बढ़ रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, आपके कुछ एक साथियों के बेतुके बयानबाजी और बेवजह की बयानबाजी की वजह से जो आप अच्छा काम कर रहे हैं वो कहीं दब जाता है, छिप जाता है और ये बेतुकी बातें सर्वविदित हो जाती हैं, चर्चा उसी पर होने लगती है, चाहे वो बीफ कंट्रोवर्सी हो, इंटॉलरेंस की बात हो, अवार्ड वापसी हो, ये सारी चर्चाएं वो नहीं है जो शायद आप लोग करना चाहते हैं। नहीं सर, ये देखिए, पहली बात तो आपको बिल्कुल सही है कि इस देश की गरीबी को मिटाना चाहते हैं, रोजगार की निर्मित करने वाली अर्थ नीति लाना चाहते हैं। हम देश को प्रगति और विकास की ओर ले जाना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पॉलिटिक्स ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट हमारी कमिटमेंट है। और जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय की बात कही, जो गांव, गरीब, मजदूर, किसान है, जो समाज के शोषित है, पीड़ित है, दलित है, आखिरी पायदान पर खड़े हैं, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, वो हमारी प्राथमिकता है। उनके जीवन को सुसह्य करना और उनको रोटी, कपड़ा और मकान देना, ये हमारा मकसद है। इसलिए हमको सत्ता परिवर्तन से उद्दिष्ट पार करना है। और आपको दूसरी बात बताता हूं, ये हमारा एजेंडा है। अब मोदी जी के बोलने पर विवाद होता है, या मैं पार्टी का पूर्व अध्यक्ष हूं, मेरे बोलने पर होता है, या कोई राजनाथ सिंह जी के बोलने पर होता है, या कोई अमित शाह के बोलने पर होता है, या सुषमा जी के बोलने पर होता है, या अरुण जेटली के बोलने पर होता है, तो मैं समझ सकता हूं। कुछ लोग यही देख रहे हैं जी कि जो पार्टी का अध्यक्ष बोल रहा है उसको नहीं छापते हैं, उसको नहीं लिखते हैं। कोई तो भी बहुत ही छोटा कार्यकर्ता है जिसका कुछ लोग तो हमारे पार्टी में भी नहीं है। एक महिला टीवी पर स्टेटमेंट देती थी,
वो बोलते बीजेपी की, तो मैं समझा ये तो मैं पार्टी का अध्यक्ष, मैंने कभी इसको देखा भी नहीं, कौन है, उसको हमारे नाम पर बिल फाड़ देते थे। और ऐसे जो कोई गैर जिम्मेदार बयान देते हैं तो मीडिया वाले आप नहीं है ऐसे, दिन भर चला चला कर जैसे उनको नरेंद्र मोदी का महत्व नहीं है, उनको राजनाथ सिंह का नहीं, उनको मेरे बयान का मतलब, मुझे मालूम है मैं इतना पॉजिटिव बोल रहा हूं ना, ये कोई मीडिया उठाने वाली नहीं है। थोड़ा भी निगेटिव निकला, लगाओ दिन भर ब्रेकिंग न्यूज, चलाओ छोड़ो। अब ये क्या है, ये थोड़ा सा कुछ लोगों की राजनीति है, कुछ लोगों का बिजनेस है, तो ये चलते रहेगा। पर जब तक चैनल का जो प्रमुख संपादक है उसके वो नीतियां तय करेगा कि डिस्ट्रिक्ट में कोई छोटा तहसील में काम करने वाला कुछ बोलेगा, वो तय करेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे में से जो प्रमुख लोग बोल रहे हैं, जो पार्टी की आर्थिक नीति हो, पार्टी की बाकी सभी बातों के बारे में नीति हो, उसके आधार पर चर्चा और विवाद होना मैं समझ सकता हूं। किसी को भी 4 लोगों को बुलाते, आजकल ये भी देखता हूं टीवी पर भाजपा का प्रवक्ता होता है, मैं कभी जिंदगी भर देखा नहीं कोई किसी को पकड़ लेते, उसको परस्पर बुला लेते और 2 घंटा बस ठोकते रहते, चलते रहता है। अब ये मुझे समझ में नहीं आता है कि ये क्या चल रहा है। ये वही है जो राजनीति में हो रहा है। एक आखिरी सवाल, मेरे वक्त कम है लेकिन सवाल कई ज्यादा है। आरएसएस को लेकर यह सवाल मैंने एक बार आपसे पहले भी पूछा था, आज एक बार फिर पूछ रहा हूं। तरह तरह की भ्रांतियां हैं, अलग अलग सोच होती है और एक कोशिश की जाती है कि आरएसएस को एक ऐसे संगठन के तौर पर पेश किया जाए जिसका एक अपना एजेंडा है, जो अपने तरीके से देश को चलाना चाहता है और शायद आरएसएस पूरे देश पर हावी होना चाहता है। गडकरी साहब, आप आरएसएस के न सिर्फ शाखा में रह चुके हैं, आप आरएसएस से जुड़े रहे हैं, गर्व से कहते हैं आप, क्या इसमें लेश मात्र भी सच्चाई है? देखिए, पहली बात तो ऐसे कि इस देश के बहुत से लोगों को आरएसएस क्या है मालूम ही नहीं है, और जो लोग मेरा स्वभाव जानते हैं, मैं बहुत फक्कड़ हूं जी, मैं कभी चिंता नहीं करता। मैं अध्यक्ष था, बहुत साफ बोलने वाला हूं, कई बात नहीं पड़ती तो बोलने वाला हूं जी। कभी मेरे कोई जीवन में आरएसएस ने मुझे कभी आदेश नहीं दिया और कोई जबरदस्ती नहीं की। और मैं आपको बता दूं, जहां सर्वानुमति होती है पार्टी में, वहां आरएसएस को भी कोई बोलता है। आरएसएस एक राष्ट्रवादी विचारों का एक वेल डिसिप्लिन संगठन है जो देश की एकता अखंडता के लिए कटिबद्ध है। और आरएसएस ये कहता है कि हमारे देश के जो भी लोग देश पर प्रेम करते हैं, भले उनकी संस्कृति अलग हो, उनका कुछ सम्मिलित धर्म अलग हो, उनका संप्रदाय अलग हो, फिर भी वो भारतीय है जी। और इसलिए आरएसएस कोई अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ नहीं है। हाँ, अल्पसंख्यक आरएसएस राष्ट्रवादी है, देशभक्तों का संगठन है, और इसलिए कोई अगर देश के खिलाफ कोई बात करता है तो उसका विरोध करता है। और इसलिए दुर्भाग्य ये देश का है कि आरएसएस को देश में कुछ मीडिया के लोग समझने के लिए भी तैयार नहीं है। उन्होंने तय किया है कि आरएसएस कोई काम करे या ना करे, इनको ठोकते रहो। देखो, ये मैं आपको बताता हूं, ये जो लेफ्टिस्ट और सोशलिस्टिक मीडिया है, और विशेष रूप से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से जिनका ट्रेनिंग हुआ है, उनका ये मिशन ही है कि संघ को जहां चाहे उतना प्रताड़ना, उतना प्रताड़ करो। वो करते रहे, बहुत किया उन्होंने जी। ना संघ का बिगाड़ सके, ना भाजपा का बिगाड़ सके। उनको नरेंद्र मोदी भी नहीं चलते, और इन लोगों को नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हो ये भी सहन नहीं हो रहा है जी। क्योंकि उनको लगता है हम सेकुलर नहीं है, हम जातिवादी, हम सांप्रदायिक हैं जी। और हम लोग अल्पसंख्यकों के विरोध में है, और इसलिए बार बार करते। दूसरी बात, ये जो पुरस्कार लौटाने वाले, ये कितना बड़ा ढोंगबाजी है जी। मुंबई में जब बॉम्ब ये हुआ, अटैक हुआ, तब इन्होंने कोई पुरस्कार वापस नहीं किया, तब इनको कुछ नहीं लगा जी। अब निरपराध लोगों की हत्या होती है, हमारे अभी कश्मीर में हुई, अनेक जगह पर होती है, तब ये पुरस्कार नहीं लौटाते हैं। और घटना होती कर्नाटक में, जहां कांग्रेस का राज है जी, जिम्मेदार कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का मुख्यमंत्री है। घटना होती है दादरी में, जहां उत्तर प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था की, और वहां न आरएसएस न बीजेपी है। घटना वहां होती है, जिम्मेदार वो है, बिल हमारे नाम से फाड़कर हमको जिम्मेदार पकड़ के दिन भर ब्रेकिंग न्यूज करके ठोकते रहते। ये क्या न्याय है? ये सही है? ये जस्टिफाइड है? ये न्यायपूर्ण है? देखो, आरएसएस के सही विचारों के बारे में मतभिन्नता होगी तो विवाद करने में कोई अड़चन नहीं है, पर जो आरएसएस चाहता नहीं, जो आरएसएस ने कहा नहीं, जो आरएसएस की विचारधारा नहीं। मैं नागपुर में हूं, चड्डी पहन के जाता हूं, मुझे नागपुर में बहुत मुसलमानों ने वोटिंग किया है। आप कभी जाओ नागपुर में, मैं मुसलमानों में बहुत पॉपुलर हूं। मैं उनको बोलता हूं मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूं। संघ ने कभी मुसलमानों का विरोध नहीं सिखाया। प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोगों ने हमारे ऊपर, हम चाहे या न चाहे, पॉलिटिकल स्वार्थ के लिए, वोट बैंक के राजनीति के लिए उनको हमारे ऊपर कुछ चीजें चिपकानी है, और हम कैसा भी करें तो वो बराबर स्टिकर लेके बैठे ही है, कहीं भी पीछे हटे तो चिपका दो इनके ऊपर, ये चलेगा। तो हिंदुस्तान की जनता इसको, सच को समझेगी जी।
और उसके बाद इसके बाद जवाब हिंदुस्तान की जनता ही उनको देंगे। गडकरी साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। शुभकामनाएं आपको, आप अपनी जिस तरक्की के मिशन पर आगे चल रहे हैं, और उम्मीद करते हैं जल्द एक बार फिर आपसे बात करेंगे। बहुत धन्यवाद बातचीत। थैंक यू।